नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। जम्मू कश्मीर में आज दूसरे दौर के लिए वोटिंग हो रही है और इस बीच राहुल गांधी आज जम्मू पहुंचे और अभी से कुछ देर पहले उन्होंने जो भाषण दिया उससे एक तरह से समझ लीजिए कि भाजपा का जो चुनावी खेल है वो पूरी तरह से पलट चुका है, क्योंकि राहुल गांधी के आज के भाषण में कुछ पुराने ऐलान थे। जैसे उन्होंने लोगों से वादा किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई जम्मू कश्मीर में तो वो स्टेटहुड उसका वापस दिलाएंगे, और स्टेटहुड किस तरह से छीना गया जम्मू कश्मीर के लोगों का, इसको लेकर राहुल गांधी ने आज बड़ी बात कही। इसके अलावा उन्होंने आज जीएसटी और उसका जो असर हो रहा है छोटे उद्योगों पर, किस तरह वहां के लोग परेशान हो रहे हैं अपने नौकरियों के लिए, रोजगार के लिए, उद्योग धंधों के लिए, इन सब का जिक्र राहुल के भाषण में था। और इसके साथ ही राहुल गांधी ने आज अदानी अंबानी को लेकर, उनका नाम लेकर फिर से जिस तरीके से बीजेपी पर हमला बोला है, उसमें समझ लीजिए कि बीजेपी का चुनावी खेल जो है वो पलट सकता है। क्योंकि बीजेपी ने जब भी अदानी अंबानी से खुद को अलग करने या अपना बचाव करने की कोशिश की, उतना ही बुरी तरह वो फंसती गई है। ये सब हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में भी देखा है। आपको याद होगा कि किस तरह पीएम मोदी को मजबूरन ये कहना पड़ा था कि वो अदानी अंबानी का कौन सा टेम्पो है जिसमें भर भर कर कांग्रेस को धन जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं खुद मोदी ने ये मान लिया था कि कहीं कोई काला धन है जो टेम्पो में भरा जाता है। हालांकि मोदी ये साबित नहीं कर पाए कि ये धन कांग्रेस के दरवाजे पर जाता है या नहीं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अदानी अंबानी का नाम लिया उससे जाहिर तो हो ही गया कि खुद बीजेपी भी ये मान रही है कि कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है इस तरह के व्यापार में, या कुछ दो चार उद्योगपतियों को बढ़ावा देने में। लेकिन फिर भी बीजेपी क्यों दो चार उद्योगपतियों पर ही मेहरबान हो रही है? क्यों लोकल रोजगार जो है या उद्योग धंधे हैं वो ठप हो रहे हैं? क्यों सेब के बागान है, चाहे बाकी चीजों पर जो किसान है या मजदूर है या उद्योगपति जो दूसरे हैं, उनको उनका हक नहीं मिल पा रहा? इन सब का आज राहुल गांधी ने कारण बताया और ये बताया कि किस तरह से अदानी टैक्स दिया जा रहा है देश के हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में, हर एक कारोबार में। और इसको लेकर जिस तरीके से आज राहुल ने घेरा है बीजेपी को या कहे मोदी को, उससे ऐसा लगता है कि पूरा आज चुनावी खेल जो है वो पलट चुका है। क्या कुछ कहा है राहुल ने, सबसे पहले हम सुन लेते हैं कि उनका स्टेटहुड को लेकर राहुल ने जो बयान दिया, किस तरह से आज फिर से वादा किया और क्या कुछ कहा है स्टेटहुड को लेकर। सुन लेते हैं राहुल की ये बात। हिंदुस्तान के हिस्ट्री में 1947 के बाद बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनाया गया, स्टेट्स को बांटा गया। आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना बना, बिहार में से झारखंड, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़। मगर पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदला गया, वो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है। और मैं इस स्टेट से आपसे कहना चाहता हूं कि यह आपके खिलाफ अन्याय है। आपका लोकतांत्रिक हक आपसे छीन लिया गया है। तो आप सुन रहे हैं, राहुल गांधी बता रहे हैं कि किस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों से उनका लोकतांत्रिक हक छीना गया है। आपको याद दिला दूं कि अभी 2-3 दिन पहले जब राहुल श्रीनगर में थे और वहां भी उन्होंने यही सारी बातें कही। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एक ही बात का दोहराव है। दरअसल ये बार बार जनता को याद दिलाना है कि उसके लोकतांत्रिक हक किस तरीके से खत्म किए गए। एक तो ये स्टेटहुड जिस तरह से छीना गया, जिस तरह से कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा वापस ले लिया गया। और ये केवल कश्मीर की बात नहीं है, पूरे देश में इस तरह के तमाम उदाहरण देखने मिल जाएंगे जिसमें बीजेपी लगातार किसी न किसी तरह से लोकतंत्र या संविधान पर प्रहार कर रही है और उसके बाद ये कह रही है कि हम संविधान के और लोकतंत्र के सबसे बड़े रक्षक हैं। इसीलिए राहुल गांधी को एक ही बात बार बार कहना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने रायता इतना फैला दिया है कि उसको समेटने के लिए राहुल गांधी को मजबूरन लोगों को बार बार ये चीजें याद दिलानी पड़ रही है। और अब हो गए हैं 5 साल जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड छीने हुए, और आप जानते हैं कि 10 साल बाद वहां पर चुनाव की
मतलब चुनाव करवाए जा रहे हैं, वो भी तब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो बहुत सारे तरीकों से जनता का हक जो है वो मारा गया है। उसके बाद भी बीजेपी ये दावा कर रही है कि हम फिर से सत्ता में आएंगे और हम ही यहाँ पर राज करेंगे। ये बीजेपी जो दावा कर रही है, तो इसके पीछे भी ये कारण समझा जा सकता है कि बीजेपी ने ये मन बना लिया है कि चाहे जो हो जाए वो किसी न किसी तरह से सत्ता को हासिल कर लेगी। लेकिन बीजेपी की ये मनमानी न चल पाए, इसके लिए जरूरी है राहुल गांधी जैसे नेता जो पहुंच रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से लोगों का लोकतांत्रिक हक छीना जा रहा है। तो राहुल ने आज जम्मू के अपने भाषण से कैसे पलट दिया है बीजेपी का चुनावी खेल, आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं खरी खरी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, राहुल गांधी जो इस तरह की बात बोल रहे हैं, आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव थे तब वो बार बार जैसे जातिगत जनगणना की बात करते थे या ओबीसी की बात जो करते थे, ये बार बार याद दिलाते थे कि केंद्र सरकार में केवल इतने प्रतिशत लोग जो है वो पिछड़े वर्ग के हैं और बाकी जो सारे लोग जो है वो उच्च वर्ग के हैं। राहुल गांधी बार बार कुछ चीजों को लगातार याद दिला रहे हैं जनता को, और अब इसको हम किसी भी तरह से पेश करें, हम बोले कि राहुल गांधी के पास कुछ कहने के लिए नहीं है, एक तरीका ये हो सकता है। और दूसरा तरीका ये है, या समझने का तरीका या विश्लेषण करने का तरीका ये है कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, आखिर उनको बार बार एक ही बात कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या जनता तक ये मैसेज पहुंच जाएगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो असर पड़ा था, मैसेज पहुंचा था जनता तक, इसलिए बीजेपी की सीटें घट गई थी। अब राहुल गांधी जो जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगह रैलियों में जो बार बार स्टेटहुड की बात याद दिला रहे हैं या बाकी बातें जो कर रहे हैं, जिस तरीके से रोजगार की बात कर रहे हैं, आतंकवाद की बात कर रहे हैं, वहां पर शिक्षा की बात कर रहे हैं, वहां विकास की बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या असर पड़ेगा राहुल गांधी के आज के भाषण का? देखिए समिता जी, अभी तक राहुल गांधी की जो जम्मू कश्मीर में रैलियां हुई थी आज से पहले, उसमें उन्होंने दिल से दिल का रिश्ता पहले कायम किया था और फिर ये कहा था कि आपको मुझे अपनी समस्याएं बताने की आवश्यकता नहीं है और मेरी जो फीलिंग्स हैं वो आप अच्छे तरीके से समझते हैं। यानी पहले उन्होंने वहाँ के आवाम के साथ अपना रिश्ता कायम किया कि मैं आपके दुख और दर्द को समझता हूँ और आपको मुझे अपना दुख दर्द बताने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों की टीम भी, समिता जी डीवी लाइव की टीम जब जम्मू कश्मीर में थी तो हमारी जो सहयोगी हैं मानसी, वो जब महिलाओं से बातचीत कर रही थी तो महिलाओं का कहना ये था, आम महिलाओं का कहना ये था कि राहुल गांधी हमारी बातों को समझते हैं तो हमें उनसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारी बातों को समझ रहे हैं। यानी राहुल जो कहना चाहते हैं और राहुल जो अपना संदेश देना चाहते थे जम्मू कश्मीर के आवाम को, वो मैसेज अच्छे तरीके से पहुँचा हुआ है। एक तो चीज़ ये है। अब आज राहुल गांधी ने जो वहाँ से संबोधित किया समिता जी, तो राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर से जो बातें कही हैं आज, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को तो संबोधित किया ही है, चूँकि वहाँ की बातें उन्होंने कही हैं, वहाँ की स्थानीय बातें भी की हैं, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरीके से जीएसटी को लेकर, अडानी को लेकर जो बातें उन्होंने कही हैं, वो सीधा सीधा एक तरीके से कहा जाए वो नेशनल पर्सपेक्टिव में भी हैं, वो राष्ट्रीय परिदृश्य में भी उन्होंने वो बातें कही हैं। तो इसका असर जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर पर भी पड़ेगा और पूरे देश की राजनीति है उस पर भी असर पड़ेगा। इधर जो नरेंद्र मोदी जिस तरीके की जाके बातें कर रहे थे या अमित शाह जाते हैं तो वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उसका जो एक तरीके से कहा जाए तो राहुल गांधी ने बहुत सभ्य तरीके से ये जवाब दे दिया है कि आप नफ़रत की जो राजनीति कर रहे हैं वो आपकी अपनी जगह होगी, लेकिन मैं जो राजनीति कर रहा हूँ वो नफ़रत की राजनीति नहीं, मैं मुद्दों की राजनीति कर रहा हूँ। और इससे पहले जब गए थे जम्मू कश्मीर अभी राहुल गांधी, तो उन्होंने ये बात कही भी थी कि मोदी जी आते हैं और फालतू की बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, काम की बात नहीं करते। काम की बात क्या है? काम की बात यह है कि रोज़ी रोटी पर बातचीत की जाए, आपकी जो समस्याएं हैं उस पर बातचीत की जाए, उन समस्याओं के हल निकाले जाएं। ये बात राहुल गांधी ने कही थी। तो आज भी राहुल गांधी ने एक तरीके से देखा जाए जो बातें वो अब तक कहते रहे उसको एम्पलीफाई किया है एक तरीके से, और जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं वो ये बताया है कि राहुल गांधी की कंसिस्टेंसी उन मुद्दों को लेकर है, जो मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं उन पर राहुल गांधी अडिग हैं और उन मुद्दों के इर्द गिर्द अपनी राजनीति बुन रहे हैं और देश को ये बताना चाहते हैं, और ख़ासतौर से चुनावी राज्य है जम्मू कश्मीर जहां आज वो थे, वहाँ के आवाम को ये बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी जिन मुद्दों की बात करेंगे या कर रहे हैं वो आम आवाम के मुद्दे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों की बात कर रही है वो आम आवाम को मुद्दों से बहकाने वाली बातें हैं। तो राहुल गांधी मुद्दों पर रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी चाहे कितना भी बहकाने की कोशिश करती है। समझता है बिल्कुल, राहुल गांधी अडिग हैं जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया है, और आज से नहीं बल्कि मतलब हम ये कह लें कि पिछले कुछ सालों से जिन मुद्दों को राहुल गांधी लगातार उठाते आए हैं
उन्हीं मुद्दों पर राहुल गांधी आज भी कायम है। ये राहुल गांधी थे जिन्होंने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स करके ये बताया था कि किस तरीके से ये लोगों को और खास तौर पे जो मध्यम और जो लघु उद्योग है उनको तबाह कर रहा है, किस तरह किसानों को ये नुकसान पहुंचा रहा है। और उसके साथ साथ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के वक्त भी उन्होंने अदानी को लेकर ये कहा था, और उनका कोई बैर किसी उद्योगपति से या किसी एक खास नाम से नहीं है, या उनका उद्योगपतियों से कोई बैर नहीं है। उनका सारा जो उनको सवाल वो उठा रहे हैं वो केवल इस बात पर उठा रहे हैं कि क्यों केवल 2-3 लोगों के हवाले ही देश की सारी पूंजी, सारे संसाधन सौंपे जा रहे हैं। और आज भी राहुल गांधी ने उसी बात को उठाया। क्या कहा है राहुल गांधी ने अदानी टैक्स को लेकर? उन्होंने अदानी टैक्स नाम दिया है। संसद में वो A1 A2 बोलते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने बाकायदा अदानी का नाम लिया है। क्या कहा है राहुल गांधी ने, सुन लेते हैं। पहले आपका रोल था, कश्मीर के सेब यहां से निकलते थे, आप बाकी हिंदुस्तान में भेजते थे। आज पूरी की पूरी सेब की इंडस्ट्री अदानी के हाथ में है। हिमाचल का सेब अदानी के हाथ में, जम्मू कश्मीर का सेब अदानी के हाथ में। और यही हर इंडस्ट्री में यही हो रहा है। एयरपोर्ट में जाते अडानी टैक्स, पोर्ट में जाओगे अदानी टैक्स, मोबाइल फोन चलाओगे अंबानी टैक्स, सड़क पे चलोगे अदानी टैक्स, अनाज में अदानी टैक्स, सेना हथियार का प्रयोग करेगी अदानी टैक्स, कारतूस अदानी टैक्स, अग्निवीर अदानी टैक्स। ये कब तक चलेगा? अमलेंदु जी, यहाँ पर सेब से लेकर अग्निवीर तक कोई मुद्दा नहीं छोड़ा राहुल गांधी ने, और ये बता दिया कि कैसे एयरपोर्ट्स, बंदरगाह, टेलीफोन, सड़क, यहाँ तक कि सेना जो हथियार इस्तेमाल कर रही है, जो कारतूस, जो सुरक्षा के लिए इस्तेमाल, मतलब हमारी आपकी सुरक्षा के लिए जो जवान इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सब पर कहीं ना कहीं से अदानी या अंबानी इनका हो रहा है। 2 लोगों के भरोसे पूरे देश को एक तरह से मोदी चला रहे हैं, या मोदी की सरकार उनके भरोसे चल रही है। कुछ भी हो सकता है, हम नहीं कह सकते। लेकिन राहुल गांधी ने यहाँ जिन मुद्दों को उठाया और जो सीधे सीधे अदानी टैक्स नाम जो वो बोल रहे हैं, क्या लगता है आपको बीजेपी अपना बचाव किस तरीके से करेगी? क्योंकि संसद में जब राहुल गांधी अदानी का नाम लेते हैं तो उन बातों को कार्रवाई से हटा दिया जाता है, वहां पर मनमर्जी चल सकती है स्पीकर की। लेकिन यहाँ राहुल गांधी ने जो बोला और जो जनता तक ये जो संदेश पहुंच रहा है, क्या बीजेपी इस संदेश को मिटा पाएगी अपनी किसी जोर जबरदस्ती से, या किसी और तरीके से मिटा पाएगी? देखिए संमित्रा जी, जो राहुल गांधी सदन में बोलते हैं उसको कार्रवाई से एक्सपंज कर दिया जाता है, तो ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को अधिकार है कि वो कुछ भी कार्रवाई से एक्सपंज कर सकते हैं। लेकिन वो भी कार्रवाई से एक्सपंज होता है, वो जनता के दिलो दिमाग से एक्सपंज नहीं होता है। क्योंकि जब तक वो स्पंज करने के लिए कार्रवाई होती है तब तक वो जनता के बीच पहुंच चुका होता है, वायरल हो चुका होता है, और बात पहुंच चुकी होती है कि राहुल गांधी ने क्या कहा था। बल्कि ये बात हो जाती है कि लोकसभा अध्यक्ष ने क्या क्या एक्सपंज कर दिया और क्या क्या जो चीज़ें थी वो राहुल गांधी ने कही थी, तो उससे बीजेपी को क्या परेशानी हो रही है। यानी जो राहुल गांधी बात कहना चाहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष उसको एक्सपंज करके वो बात और ज़्यादा कहा जाए पुरजोर तरीके से जनता तक पहुंचा देते हैं कि भाई हमने ये एक्सपंज किया था, तो वो चीज़ें लोगों के पास पहुंच जाती हैं और एक उत्सुकता जगती है कि राहुल गांधी ने आखिर ऐसा क्या कहा जिसको लेकर लोकसभा अध्यक्ष को जो था वो कार्रवाई से निकालना पड़ा। तो जाहिर सी बात है समित्रा जी कि राहुल गांधी जो बोलते हैं आप उसको लोकसभा की कार्रवाई से निकाल सकते हैं, लेकिन जनता के बीच जो मैसेज जाना होता है वो मैसेज चला जाता है और जनता के बीच मैसेज जा रहा है। राहुल गांधी अब जो जनसभाओं में बोल रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो जनता के बीच बोल रहे हैं, तो जनता के बीच वो चीज़ें सीधे सीधे जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी इसे जनता के दिलों से नहीं निकाल सकती है। अभी तक कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बना है और आने वाले समय में कोई संभावना भी नहीं है कि इस तरीके का कोई सॉफ्टवेयर बन जाएगा कि जो जनता के दिलों में है उसको कोई उसके दिल से निकाल सके। इस तरीके का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो जनता के दिल से निकाल सकता है। तो वो जनता से दिल का रिश्ता जो है वही जनता के दिलों से कोई चीज़ निकाल सकता है और वही उसमें डाल सकता है। राहुल गांधी जो जनता से तादाद में स्थापित कर रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, वो किसी सॉफ्टवेयर के जरिए जनता के दिल में कोई बातें नहीं उतार रहे हैं। राहुल गांधी दिल से दिल का रिश्ता कायम कर रहे हैं और वो बातें जनता के दिल में उतर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि प्रधानमंत्री जब अमेरिका में जाते हैं तो AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है समिता जी, उसको लेकर वहाँ बताते हैं कि अमेरिका इंडिया AI का मतलब ये बताते हैं। तो ये दिल से दिल में उतरने वाली बात नहीं है, बल्कि यह एक तरीके से कहा जाए कि आप जो है वो
खिलवाड़ कर रहे हैं जनता की भावनाओं के साथ। तो अमेरिका और इंडिया एक साथ कैसे हो सकते हैं, अमेरिका की भावनाएं इंडिया के साथ कैसे हो सकती हैं? चूँकि मोदी जी जिनके लिए वहाँ प्रचार करने के लिए गए थे पहले, वो तो कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप, और पूरा उनका चुनाव इसी पे उन्होंने घोषणा कर दी है कि अगर वो जीत के आते हैं तो जो भी देश डॉलर में व्यापार नहीं करता उसके साथ वो सारे संबंध खत्म कर देंगे। अब भारत तो रूस के साथ जो खरीद रहा है वो रूबल में और रुपए में खरीद रहा है तेल, तो इसका मतलब कि वो ख़त्म कर देंगे भारत के साथ संबंध। तो ये अंतर है। राहुल गांधी जो बातें कर रहे हैं वो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए नहीं कर रहे हैं, कोई अमेरिका इंडिया नहीं कर रहे हैं, वो जनता से दिल की बात कह रहे हैं और दिल की बात सुन रहे हैं। मोदी जी मन की बातें ज़रूर करते हैं समिता जी, लेकिन मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, जनता के मन की बात नहीं सुनते हैं। राहुल गांधी की यही मुझे लगता है कि एक खासियत है कि वो जनता के मन की बात सुनते हैं, अपने मन की बात बाद में करते हैं, पहले जनता की जो मन की बात है उसको सुनते हैं और फिर वो दो लोगों को बताते हैं कि जनता के मन में क्या चल रहा है। और ये प्रक्रिया उनकी लगातार भारत जोड़ो यात्रा जो उनकी थी उससे शुरू हुई और वो प्रक्रिया अभी तक जारी है। और आज भी राहुल गांधी जो बोले हैं जम्मू कश्मीर में जाकर, जम्मू की जनसभाओं में, वो उन्होंने सीधे सीधे वो बातें कही हैं जो जनता के दिल में उतर गई हैं। अब अडानी टैक्स को लेकर के उन्होंने जिस तरीके से निरूपित किया अडानी टैक्स, अब समिता जी जो भी एक सामान्य आदमी वो देख रहा है हर तरीके से कि सड़क पर कहीं भी निकल कर चला जाए, आम रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसकी उसमें जाए, अडानी टैक्स उसको देना पड़ रहा है। आप टोल पे चले आइए तो देना पड़ेगा, सड़कें बन रही हैं तो अडानी जी के कब्जे में हैं, नए बंदरगाह जो हैं वो अडानी जी के कब्जे में हैं, हवाई जहाज़ तो वो अडानी जी के कब्जे में हैं। और जो सबसे बड़ी बात कही उन्होंने सर मित्रा जी वो महत्वपूर्ण है, चूँकि कश्मीर की जो आर्थिक स्थिति है और जो अर्थव्यवस्था है वो वहाँ की कारीगरी और जो स्थानीय उनका रोज़गार है सर मित्रा जी उस पर पूरी तरीके से टिकी हुई है। एक तो उसकी कमर लॉकडाउन ने तोड़ी, अनुच्छेद 370 हटाया गया, उस समय तोड़ा गया, और फिर जो समिता जी जीएसटी जिस तरीके से लागू किया गया उसका बुरा असर पूरे देश में तमाम छोटे और मझोले उद्योगों पर पड़ा है और लघु उद्योग कुटीर उद्योगों पर तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पड़ा है। कश्मीर की पूरी अर्थव्यवस्था या तो कृषि पर आधारित है या फिर वो दस्तकारी और जो कारीगरी है उस पर आधारित है, और उसको जीएसटी ने बुरी तरीके से तोड़ दिया है। राहुल गांधी ने आज ये बात समझाने की कोशिश की और ये बात सर मित्रा जी लोगों के दिलो दिमाग में अच्छी तरीके से घुस रही है कि ये जीएसटी जो लगाया गया ये बड़े पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लगाया गया और छोटे जो काम करने वाले हैं, जो दस्तकार हैं, जो कारीगर हैं, जो लघु और मध्यम दर्जे के उद्योग हैं उनकी कमर तोड़ने के लिए किया गया और उस जीएसटी के दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं। तो राहुल गांधी ने जो कहा, राहुल गांधी ने सिर्फ उन भावनाओं को शब्द दिए हैं जो एक आम आदमी की भावना है। सर मित्रा जी बिल्कुल, जो लोगों का दुख दर्द है राहुल गांधी उसी को बयां कर रहे हैं और इसीलिए राहुल गांधी का वहां के लोगों से, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें या हरियाणा की भी बात करें, क्योंकि अमलेंदु जी अभी आपने अमेरिका का जिक्र किया, मोदी जी के लिए अमेरिका इंडिया, उनके लिए भी शायद अमेरिका फर्स्ट वाली बात है, तभी वो अमेरिका इंडिया की बात कर रहे हैं। अभी जब राहुल जम्मू में थे, मोदी लौट आए हैं अमेरिका से और उनकी सोनीपत में, मेरा ख्याल है हरियाणा में, वहां पर रैली थी और वहां मोदी अपने भाषण में ये बता रहे हैं कि मैं अभी कल ही अमेरिका से लौटा हूं और वहां मेरा ऐसा स्वागत हुआ और वहां मैं प्रवासी भारतीयों से मिला और उसमें हरियाणा के भी लोग थे और वहां की बहुत ही एक चमकदार तस्वीर मोदी ने वहां पेश करने की कोशिश की। तो कल हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि राहुल गांधी तो अमेरिका गए, वहां उनको दिख गए कि हरियाणा से जो या पंजाब से जो डंकी रूट से गए हैं लोग, यानी लोगों की तकलीफ, बेरोजगारी के कारण वहां लोग गए, राहुल गांधी को वो लोग नजर आए, मोदी को वहां पर जिनको वो देखना चाहिए था, मतलब जो जैसा देखना चाहता है वही उसको दिखता है, तो मोदी जी को वहां पर उद्योगपति नजर आए और वो यहाँ आकर हरियाणा में अभी भी ये बता रहे हैं कि सब कुछ कितना अच्छा है, सब कुछ कितना सुंदर है, चमकदार है। लेकिन चाहे हरियाणा है, चाहे जम्मू कश्मीर है, लोग ये देख रहे हैं क्योंकि भुगत तो वही रहे हैं। तकलीफ जो है, चाहे आज अनाज महंगा हो रहा है या तेल महंगा हो रहा है या बाकी चीजें महंगी, जिनको महंगाई की खबर आजकल उस तरह से आती भी नहीं, जो पहले एक अहम मुद्दा हुआ करता था अब वो चीजें आती भी नहीं, लेकिन महंगाई हो रही है और लोगों पर उसका असर पड़ रहा है। मोदी के भाषणों में ना महंगाई का जिक्र हो रहा है, ना बेरोजगारी दूर करने का, क्योंकि आज उन्होंने ये कहा कि हम इतने बड़े बड़े उद्योग लगाएंगे और उसमें बहुत विकास होगा। तो सवाल यह है अमलेंदु जी कि 10 सालों में आपने, हरियाणा में आपकी 10 साल से सरकार थी, आपने वहां पे अभी तक क्यों कुछ ऐसा नहीं किया कि विकास हो चुका होता, तो इस तरह से डंकी रूट पर लोगों को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी जो मोदी दावे कर रहे हैं
जैसे पहले उन्होंने अपने भाषण में एक तो आतंकवाद को लेकर वो कश्मीर मतलब जो कश्मीर में आतंकवाद है उसको लेकर वो कांग्रेस की सरकारों को कोस रहे हैं, और उसके साथ साथ वो ये भी बता रहे हैं चाहे कश्मीरी पंडितों का मामला हो चाहे विकास का मामला हो वो कांग्रेस को ही कोस रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि 10 सालों में उन्होंने क्या किया। और राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि उपराज्यपाल यानी जो कश्मीर के जो है उनको राजा की तरह बैठाया है, तो आज जो जी किशन रेड्डी हैं भाजपा के जो जम्मू कश्मीर चुनाव के प्रभारी हैं, वो राहुल गांधी को बुनियादी मुद्दों की समझ की कमी है ये कह रहे हैं, बालक बुद्धि कह रहे हैं। तो हमने तो जी राहुल गांधी को चुनाव के वक्त फिर से वो बालक बुद्धि यानी मोदी के शब्दों को उधारी लेकर काम चला रहे हैं बीजेपी नेता। क्या इस तरीके से राहुल गांधी पर आक्रमण करके बीजेपी असल मुद्दों से का सामना करने से क्या बच पाएगी? क्या जनता को जवाब देने से बच पाएगी? क्योंकि राहुल गांधी पर हमला करना, वो जनता इस बात को नहीं सुनेगी कि आपका राहुल गांधी से क्या मतलब है। वो ये सोचेगी कि या ये पूछेगी बीजेपी से कि हमारी जो समस्याएं हैं उनका क्या समाधान है आपके पास। और मोदी के भाषणों में या बाकी बीजेपी के नेताओं के भाषणों में वो समाधान नहीं दिख रहा है। ऐसे में क्या बीजेपी खुद को चुनाव में मजबूती से खड़ा कर पाएगी? देखिए समिता जी, अब बीजेपी को क्या करना है ये तो बीजेपी समझेगी, लेकिन जिस तरीके से वो जी किशन रेड्डी का आपने हवाला दिया कि उन्होंने राहुल गांधी पे हमला किया और फिर ये वायदे किए गए कि साहब 10 साल मतलब अब हरियाणा के विकास के लिए काम किया जाएगा, वहाँ रोज़गार किए जाएंगे और उद्योग लगाए जाएंगे। एक तो समिता जी ये कि जैसा आपने भी कहा कि भाई राहुल गांधी पे क्या हमला करके आप मूल मुद्दों से ध्यान भटका लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि मूल मुद्दों से ध्यान नहीं भटकाया जा सकता, चूँकि आपके हमले राहुल गांधी पे हो रहे हैं। राहुल गांधी मूल मुद्दों की बातें कर रहे हैं, राहुल गांधी जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के ऊपर कोई हमला करती है तो ये सीधा सीधा जनता के मुद्दों पर हमला समझा जाएगा, और जनता इसको इसी रूप से देखती है। जनता को लगता है कि राहुल गांधी तो हमारे मसलों की बात कर रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को बालक बुद्धि बता रही है, यानी कि जनता का अपमान कर रही है। आप जनता को ये कहना चाहते हैं कि जनता बाल बुद्धि है और सारा बुद्धि का ठेका जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के पास है, इसका मतलब ये समझा जाए। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के पास ही सारा बुद्धि का ठेका है और सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी इस देश के अंदर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं, तो फिर चुनाव में जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप तो बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, जाने की आवश्यकता क्या है जनता के बीच में, वैसे ही जीत कर आ जाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं समिता जी जो जनता को बहकाने की, तो ये अब काम करने वाली नहीं हैं, और ये चीज़ें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुँचाएंगी। देखिए जैसे हरियाणा का ही आपने सवाल किया, तो हरियाणा में पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 9.5 वर्ष तक वहाँ मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री रहे। खट्टर साहब ने जिस तरीके की बयानबाजियाँ की, जिस तरीके से सरकार चलाई, उसको लेकर वहाँ बहुत ज़्यादा रोष है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छी तरीके से समझ गई थी कि अगर खट्टर के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को 2-3 सीटों पर सिमट जाना पड़ेगा। यह भारतीय जनता पार्टी की समझ में आ गया। तो आपने चुनाव से ऐन पहले आपने खट्टर साहब को हटा दिया और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। नायब सिंह मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन चल रही है आज भी वहाँ खट्टर की, टिकट तय कर रहे हैं आज भी वहाँ खट्टर। जनता के बीच संदेश है कि अगर सरकार बनेगी बीजेपी की तो मुख्यमंत्री बनेंगे खट्टर। यानी फिर जो हम लोग ज़मीन पे गए थे, लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने किसान पीटे, जवान पीटे, पहलवान पीटे, आंगनवाड़ी पीटे, सब पीटे, सरकारी कर्मचारी पीटे, दलित पीटे, सब तो इन्होंने पीटे हैं, सबके सिर फोड़े हैं। तो यानी खट्टर साहब आएंगे तो फिर सबके सिर फोड़ेंगे। ये एक मैसेज अच्छे तरीके से जनता के बीच में है। तो भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर हमला करके जो मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान नहीं भटका सकती है, चूँकि जो आपने 10 सालों में बोया है वो फसल काटने का समय भारतीय जनता पार्टी के लिए अब आ गया है। मुद्दों से ध्यान भटकाकर ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वो बबूल का पेड़ बोएं और फल आप आम के तोड़ें। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं हो सकता। जो आपने बबूल बोया है फल आपको अब वो बबूल के ही तोड़ने होंगे समिता जी। बिल्कुल, और ऐसा लग भी रहा है कि बीजेपी को अब शायद अपनी करनी का फल भुगतना ही पड़ रहा है। कांटे जो है वो चुभने लगे। तभी तो इतने दिन हो गए राहुल गांधी को लौटे हुए अमेरिका से, लेकिन उनके वहां के जो बयान हैं उनको तोड़ मरोड़ कर पेश करना या उन पर हमले करना अभी तक रुक ही नहीं रहा है। कल ही जैसे मैंने बताया था कि एक बीजेपी नेता अब उनको जो राज्यसभा सांसद है वो उनको 2 जीभ वाला सांप बता रहे हैं। आज बीजेपी के एक और सांसद हैं सीपी जोशी, चित्तौड़गढ़ से सांसद है। उन्होंने ओम बिरला को, स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर ये मांग की है कि राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द कर दिया जाए। वो उनका ये कहना है कि या तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दे या फिर सरकार उनका पासपोर्ट जब्त कर ले,
क्योंकि और वो ये बोल रहे हैं कि देश के बाहर जाकर देश का अपमान करने का अधिकार राहुल गांधी को किसने दी। ये सीपी जोशी साहब की तकलीफ है कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया। अब अमलेंदु जी, एक वीडियो कल भी आया जिसमें जो बाइडन जो है वो ये बोल रहे हैं कि ये छोटे देश के प्रधानमंत्री और इनका जो वहां पे आबादी जो है बहुत कम है, और मोदी जी हंसते हंसते उनको थैंक यू बोल रहे हैं। और उसके पहले जो बाइडन मोदी का नाम भी भूल गए थे, उनको याद ही नहीं आ रहा था कि मुझे अगला परिचय किसका कराना है। क्वाड देशों की जो बैठक थी और उसमें वो फिर पूछ रहे हैं अपने स्टाफ से कि हु इज नेक्स्ट, और वो उनका स्टाफ बोल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और फिर वो बोलते हैं कि ये तो बहुत छोटे से देश के हैं और इनकी आबादी भी बहुत कम है। और मोदी जी इस पर थैंक यू बोलकर हंसते हुए मतलब कि उनको बहुत हंसी मजाक की सारी बातें लगी। यहाँ पर अमलेंदु जी, क्या बीजेपी के लोगों को देश का कोई अपमान नहीं दिखता? जो सीपी जोशी राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द करने की बात कर रहे हैं, क्या वो मोदी को ये नसीहत दे सकते हैं कि आप अपना होमवर्क पूरा करके जाइए, या वहां पर अगर कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आपसे इस तरह की बात आपके देश को लेकर कहे तो आप तुरंत उसका प्रतिवाद करें, क्योंकि मामला या जो सवाल जो है वो देश की इज्जत का है। क्या बीजेपी नेता यहाँ पर ऐसा पूछ सकते हैं मोदी से? और अगर वो नहीं पूछते हैं तो क्या जनता के सामने ये बीजेपी की कमजोरी नहीं दिखेगी? आज मोदी जो हरियाणा जाकर अपने अमेरिका यात्रा के गुणगान कर रहे हैं, क्या वो इस बात को बोल पाएंगे कि मैंने वहां जाकर इस तरह से जवाब दिया? क्योंकि जवाब तो उन्होंने दिया ही नहीं। क्या वो ये बोल पाएंगे कि मैं थैंक यू बोलकर आ गया? देखिए संमित्रा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेश जाते हैं तो भारत का अपमान हमेशा करते ही करते हैं। एक तो वो खुद कहते हैं कि साहब पहले लोग जो थे वो उनको शर्म आती थी भारत में जन्म लेने पे, अब नरेंद्र मोदी को शर्म आती होगी संमित्रा जी भारत में जन्म लेने पे, लेकिन किसी और भारतीय को शर्म नहीं आती भारत में जन्म लेने पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं भारत का अपमान करते हैं एक तरीके से, ये आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। दूसरा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से बातें करते हैं, अब जो बाइडन ने जिस तरीके से एक तरीके से देखा जाए समिता जी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत अपमान भी था और ये भारत का भी अपमान था। ये कहना है कि ये छोटे से देश से आते हैं जिसकी आबादी बहुत कम है, ये कहना, और उस पर मोदी जी कोई प्रतिवाद नहीं करते हैं और मोदी जी साफ तौर पे कहते हैं थैंक यू, यानी मोदी जी धन्यवाद अदा कर देते हैं जो बाइडन का कि आप जो कह रहे हैं भारत छोटा सा देश है, ये आप सही कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपमान किया है। दूसरा, जो सीपी जोशी साहब ने चिट्ठी लिखी है समित्रा जी, सीपी जोशी साहब की चिट्ठी पे अमल निश्चित तौर पे होगा और सीपी जोशी साहब को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो फिर उनका वीज़ा अमेरिका से नहीं मिलेगा, ये उनको ध्यान रखना चाहिए। अमेरिका उनको वीज़ा नहीं देता है नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति को, ये उनको मालूम होना चाहिए। प्रधानमंत्री अभी भी जब जाते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर जाते हैं, एज ए व्यक्ति नरेंद्र मोदी के तौर पे प्रधानमंत्री अमेरिका का वीज़ा उनको नहीं मिलता है, तो ये उनको ध्यान में रखना होगा। तो ये चीज़ें हैं जो फैक्ट्स कुछ हैं इस तरीके के। तो अब राहुल गांधी का आप सस्ता रद्द कर दीजिए, ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं, लोग अपनी मांग करते रहते हैं। सीपी जोशी साहब अभी तक बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष थे राजस्थान के, उनको उससे हटाया गया तो थोड़ा दर्द वो भी होगा उनका। तो वो अब हो सकता है कि वो कंगना रनौत की तरीके से बयानबाजी करने की कोशिश कर रहे हो ताकि लाइमलाइट में आए, क्योंकि लोग वहाँ समिता जी पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसा हुआ कि बीजेपी नेता सीपी जोशी का नाम आता था और अखबार जो थे या टीवी चैनल जो थे वो फोटो चलाते थे, वो कांग्रेस नेता सीपी जोशी का चलाते थे। यानी सीपी जोशी भारतीय जनता पार्टी के कितने बड़े नेता हैं, ये बात आप इससे समझ सकती हैं कि बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष थे राजस्थान के सीपी जोशी। खबर चलती थी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा, और टीवी चैनल्स और अखबार जो थे वो फोटो लगाते थे कांग्रेस नेता सीपी जोशी का, जो कि विधानसभा अध्यक्ष थे राजस्थान के और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं उनका। तो ये सीपी जोशी जो चिट्ठी लिख रहे हैं कितने बड़े नेता, ये समझा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे इतने बड़े नेता बहुत चिट्ठियां लिखेंगे, तो ये चिट्ठियों पे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस तरह की चीज़ें हैं कि कौन लाइमलाइट में आ जाए, तो उस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है समित्रा जी, वो बात यही है कि जो आपने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होकर जो बाइडन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और भारत का अपमान कर रहे थे, इस पर ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ कोई प्रतिवाद किया बल्कि थैंक यू बोला, और बाद में यहाँ वापस आने के बाद भी भारत की सरकार की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं दी गई कि जो बाइडन ने ये भारत का अपमान क्यों किया, कम से कम इस पर एक वक्तव्य जाना चाहिए था, वो नहीं आया। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है मित्रा जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
ने वहाँ जाके सिर्फ भारत का अपमान कराया और इसके अलावा कुछ नहीं कराया। अब उनका अपना कितना सम्मान कितना अपमान है ये हम नहीं जानते। वो तो जो नड्डा साहब ने चिट्ठी लिखी खड़गे साहब को, उसमें उन्होंने इतनी गालियां नरेंद्र मोदी जी के लिए लिख दी हैं। अब उसके लिए क्या कहा जाए, उन गालियों को तो हम बोल भी नहीं सकते समिता जी, जो नड्डा साहब ने अपने पत्र में मोदी जी के लिए लिखी हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ये देख रहे हैं कि मोदी का किसी भी तरह से उनकी छवि को बचा नहीं पा रही है बीजेपी, और खुद मोदी भी अपनी छवि को बचाने के लिए कुछ खास करते नहीं दिख रहे। उन लोगों को एक ही रास्ता समझ में आता है कि किसी भी तरह राहुल गांधी पर अटैक करें, लेकिन राहुल गांधी, जो हम लोग शुरू से जिस बात को लेकर चल रहे हैं कि राहुल गांधी अपने ऊपर हो रहे तमाम हमलों से एक तरीके से उसको इग्नोर करते हुए, उसको उपेक्षित करते हुए, वो उन मुद्दों पर डटे हुए हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। अभी राहुल गांधी ने जम्मू में जो आज भाषण दिया, और उसके बाद राहुल गांधी की अभी मेरा ख्याल है ये खबर थी कि वो जम्मू में प्रोफेशनल से मुलाकात करेंगे। मतलब हो सकता है वहां पे ये जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और बाकी लोग जो हैं इस किस्म में, मतलब सॉफ्टवेयर के काम में जो लगे हुए हैं, उन लोगों से हो सकता है राहुल गांधी की मुलाकात होगी। और राहुल गांधी की जब भी ऐसी कोई मुलाकात होती है तो उसमें बहुत सार्थक चर्चा होती है, और कुछ ना कुछ कोई समस्या है उसका क्या समाधान हो सकता है, कांग्रेस सरकारों को क्या करना चाहिए, राहुल गांधी बिल्कुल आराम से पूछते हैं कि बताइए हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि जनता की बात है तो जनता ही सुझाव दे कि किस तरह से काम हो सकता है। राहुल गांधी का ये जो तरीका है, बीजेपी बार बार उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहीं वो नफरत वाली बात ले आती है, कहीं वो आतंकवाद की बात ले आती है, कहीं वो नेहरू गांधी खानदान को कोसने लगती, कहीं वो ये बताने लगती कि इंडिया गठबंधन में किस तरह से दरार पड़ रही है। और अभी भी मेरा ख्याल है जब तक अभी कश्मीर के चुनाव पूरे नहीं हो जाते, यही बताते रहेंगी बीजेपी की कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके राहुल गांधी या कांग्रेस ने और आतंकवाद को बढ़ावा दिया या पाकिस्तान परस्त हो गई है, यही सारी बातें करते रहेंगे। लेकिन सवाल यही है अमलेंदु जी, क्या बीजेपी मुद्दों से हटकर जम्मू कश्मीर या हरियाणा इन दो राज्यों के चुनाव को बीजेपी मुद्दों से हटकर लड़ पाएगी? और इसके बाद जो आने वाले हैं महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव, कब तक मुद्दों से बचेगी बीजेपी, और कब तक जनता इनकी लफाजी को या कांग्रेस सरकार की गलतियों को गिनाने पर बीजेपी को जाकर वोट देगी? क्योंकि लगातार तो बीजेपी का ही राज है। क्या लगता है आपको, बीजेपी मुद्दों से हटकर क्या चुनाव लड़ पाएगी अब? देखिए समिता जी, बीजेपी की पूरी कोशिश यही होगी कि मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए, और जो कि पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा था किस तरीके से बीजेपी ने तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी उस तरीके से सफल नहीं हुए जिस तरीके से मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे। तो अब ये बीजेपी को समझ लेना चाहिए कि जनता आपके उन छलावों में आने वाली नहीं है जो आप जनता को भरमाने की कोशिश करते हैं, मुद्दों से भटकाने की आप कोशिश करते हैं, तो वो जनता वो भटकने वाली नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। अब वो समझना नहीं चाहते तो इसके लिए समिता जी कोई ऐसी कोई उपचार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को समझाया जा सके कि आप मुद्दों की बात कीजिए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो मुद्दों की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास फिर टिकने का कोई रास्ता बचेगा नहीं, क्योंकि जो मुद्दे हैं उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी की कोई अच्छी नीतियां नहीं रही हैं। जिन मुद्दों पे जनता सवाल करती है, जनता के जो मुद्दे हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी कन्नी काटती रही है, और भावनात्मक मुद्दे जो हैं या इधर उधर की बातें करना, जो राहुल गांधी कह रहे थे कि इधर उधर की बातें करते हैं, उसी में जो है एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगी रहती है। तो मुझे नहीं लगता है कि मुद्दों से भटकाने की जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है वो कारगर होने वाली है, क्योंकि जनता अब भटकती नहीं है, जनता अब सवाल पूछ रही है। और इसके लिए मुझे लगता है समिता जी, पिछले 10 वर्षों के दौरान जिस तरीके से माहौल बना था और उस माहौल को राहुल गांधी ने जिस तरीके से तोड़ा, और राहुल गांधी ने अपनी दोनों जो यात्राएं थी, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा रही हो, चाहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा रही हो, उसके दौरान जिस तरीके से सवाल उठाए, लोगों से मुलाकात की, उसके बाद फिर वो तमाम वीडियोस जारी करते हैं। अभी जैसे गए थे अमेरिका, वहाँ वो अमित जो ड्राइवर है जो डंकी के रास्ते गया, वहाँ उससे मिले, फिर लौटकर उसके परिवार से मिले और फिर लोगों से बातचीत की, वो फिर समस्याएं क्या थी वो समझी उन्होंने। तो राहुल गांधी जो जिन मुद्दों की बातें कर रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के पास उन मुद्दों का कोई हल नहीं है और उन मुद्दों को हल करने के लिए कोई रोड मैप नहीं है, तो राहुल गांधी ने विदेश में जाके अपमान कर दिया, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरक्षण ख़त्म कर देंगे, कि राहुल गांधी जो है वो ये कह रहे हैं, राहुल गांधी वो कह रहे हैं, सिखों का अपमान कर दिया। इस तरीके की बातों से अब बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जो भी कहते हैं या जो भी कोई कुछ कह रहा है, अब देखिए ग्लोबल विलेज है पूरी दुनिया। यानी आज अगर नरेंद्र मोदी, अब देखिए अमित शाह ने कश्मीर में जाकर कह दिया कि साहब वो ईद और मुहर्रम पे सिलेंडर देंगे।
अब कहा तो कश्मीर में जाकर, लेकिन वीडियो तो चल रहा है ना उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में कि ईद और मुहर्रम पे सिलेंडर देंगे। तो अब ये वीडियो हमेशा के लिए दर्ज हो गया शर्मिष्ठा जी कि ईद और मुहर्रम पे अमित शाह सिलेंडर देंगे। तो अब ये उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होगा तब भी बजेगा, हरियाणा में भी बज रहा है और महाराष्ट्र में भी बजेगा, क्योंकि आप तो तब यहाँ शमशान और कब्रिस्तान करेंगे, लेकिन जब आप शमशान कब्रिस्तान करेंगे तब ये वीडियो चलेगा अमित शाह जी का कि ईद और मुहर्रम पे आप सिलेंडर देंगे। तो जो काम आप करते हैं वो काम दूसरे भी करेंगे, तो इसलिए मुद्दों से भटकाने की राजनीति नहीं चल सकती है। जो जनता के सवाल हैं उन पर बात करना पड़ेगा, जनता की जो समस्याएं हैं उनको हल करना पड़ेगा। पिछले 10 वर्षों में आपने जनता की किन किन समस्याओं को हल किया और जनता के लिए क्या क्या नई समस्याएं पैदा की, जनता इसको समझ रही है। और अगर आपने कुछ काम किया है तो ये काम आपको बताने पड़ेंगे, जो आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है शर्मिष्ठा जी। बिल्कुल, बीजेपी के पास अपनी उपलब्धियां गिनाने का मतलब बहुत ज्यादा अकाल है उपलब्धियों का, और दूसरी ओर आरोप लगाने के लिए तो फिर उसमें उसका कोई सानी ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है कि बीजेपी आरोप लगाने में सबसे आगे है। लेकिन जनता अब इन आरोप प्रत्यारोप के खेल से थक चुकी है, उसे अब अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए। बच्चों को पढ़ाई लिखाई चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए और सभी लोगों को सुख शांति चैन चाहिए। लेकिन चाहे हरियाणा है चाहे जम्मू कश्मीर, ये चीजें हो ही नहीं रही हैं। चुनाव के समय भी जम्मू कश्मीर में लगातार डर बना हुआ है और वहां पर आतंकी हमलों का एक वो साया जो है वो मंडरा रहा है। उधर हरियाणा में चुनाव के एन पहले जिस तरीके से चाहे मॉब लिंचिंग की बात हुई, चाहे धार्मिक उन्माद भड़काने की कोशिश, ये सब हो चुके हैं। और इसीलिए कहा जा सकता है कि बीजेपी जो है मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। लेकिन राहुल गांधी ने आज जम्मू में जो भाषण दिया उसमें उन्होंने फिर साबित कर दिया कि आप चाहे कितना भी इधर उधर 10 तरह से ध्यान भटकाएं, राहुल गांधी ने जो बात एक बार पहले भी कही थी कि मेरा अर्जुन की तरह मछली की आंख पर निशाना है, और वो उस निशाने पर अभी तक वो उनकी निगाह बनी हुई है। वो लगातार ये देख रहे हैं कि कैसे वो जातिगत जनगणना की बात करें, कैसे वो रोजगार की बात करें, कैसे वो विकास की बात करें, कैसे वो सभी धर्मों में, या जो उनका वो कहना है कि वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करें, वो अपने मुद्दों से नहीं भटक रहे हैं। लेकिन बीजेपी उनको भटकाने की कोशिश कर रही है, उसका खेल यही है। लेकिन आज राहुल ने बीजेपी के इस खेल को एक बार फिर पलट दिया है। अब देखते हैं कि आज राहुल गांधी जब और जम्मू में लोगों से मुलाकात करेंगे, उस मुलाकात में क्या बातें निकल कर आती हैं और कैसे बीजेपी उन मुद्दों पर फिर घिरेगी, इसको हम आगे देखेंगे, आगे फिर चर्चा करेंगे। लेकिन आज इस चर्चा को हम यही रोकते हैं। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने आज के इस कार्यक्रम को ध्यान से देखा। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।